तो अपन ये जो वीडियो सीरीज है, लेक्चर सीरीज है, इसमें 2 से ढाई महीने के अंदर जो 12th क्लास की फर्स्ट बुक है, शुरुआत अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से करते हैं। तो वहाँ से लेके लास्ट तक, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक, तो वो सारा पार्ट अपन एक अच्छे से देखेंगे, ताकि अपन 12th बोर्ड के हिसाब से, अपन ने कंपटीशन लेवल का तो क्लास में पढ़ाई, लेकिन अगर 12th बोर्ड पे प्रिसाइज हुए अपन कि अपन को उतना ही चाहिए, उतना ही सीखे, उसको ध्यान में रखते हुए अपन एक यहाँ पे एक फ्लैश कोर्स ये रन करेंगे। तो शुरुआत अपन सबसे पहले पहले चैप्टर से करते हैं। 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है, तुमने पढ़ लिया था, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। पहले चैप्टर की जो शुरुआती चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट बुक का 12th क्लास की फिजिक्स का, वो है, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो शब्द है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड और स्टैटिक वर्ड दोनों के मतलब अलग अलग हैं। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब तो है चार्ज। इलेक्ट्रो वर्ड से मतलब क्या है? चार्ज। क्योंकि पहले ये पाया गया था कि जितने भी दुनिया में चार्ज वगैरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। हालांकि ये थ्योरी सही भी है, अभी देखेंगे अपन कुछ हद तक। तो इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम, जब चार्ज कोई रेस्ट में होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, अगर उसको डिफाइन करें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ये एक तरह से बेसिक डेफिनेशन हो जाता है। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन जनरली देखा तो नहीं गया कि बोर्ड में पूछा जाए आपसे कि भाई डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड, पर फिर भी आपको, क्योंकि चैप्टर का एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है, बेसिक जो वर्ड है जिससे चैप्टर का नाम शुरू हो रहा है, वो तो अपन को पता होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्ज की उन प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करते हैं जो चार्ज जब रेस्ट में होता है तब शो करता है। अच्छा, चार्ज रेस्ट में होता है तो अलग कुछ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज शो करता है। जब मूव कर रहा होता है तो अलग तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है। अब मूव करे तो उसमें भी 2 तरह के केसेस हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, या फिर किसी एक्सेलरेशन से मूव करे। तो ऐसा पाया गया है कि जो चार्ज है, चार्ज जो होता है वो अपने अलग अलग जो मोशन होता है उसमें अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। अगर चार्ज रेस्ट में होता है ना, चार्ज अगर रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, तब ये क्या शो करता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब शो करता है? जब चार्ज रेस्ट में होता है। ठीक है। अगर चार्ज मूव कर रहा है, अगर चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब मूव करने के भी 2 केसेस होते हैं। मूव करने भी 2 केसेस होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, कांस्टेंट वेलोसिटी। 11th क्लास में अपन पढ़ते हैं ना, कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन। या तो मूव करे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, या मूव करे वो किसी एक्सेलरेशन से। तो चार्ज 2 तरह से मूव कर सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे दोनों में क्या पाया जाता है कि अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, अगर चार्ज क्या करता है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो ये पाया जाता है कि चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप करता है। यहाँ पे तो पहले रेस्ट में होता है तब तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तब क्या डेवलप करता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों यहाँ पे डेवलप होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टीज है। रेस्ट में होता है तब तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है, बनाता है अपने आसपास, लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। समझ में आई बात? और अगर वो एक्सेलरेशन कर रहा है,
क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। तो अगर चार्ज कोई एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप करता ही है, और दोनों एक साथ जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं जब कोई चार्ज कोई एक्सेलरेटेड मोशन करता है। तो एक्सेलरेटेड मोशन में चार्ज क्या डेवलप करेगा, प्रोड्यूसेस ईएम रेडिएशन, प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, अगर चार्ज कोई एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका फर्स्ट चैप्टर है। अब फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ते हो उसके बाद में अपन को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज, क्योंकि करंट जो होता है किसी वायर के अंदर चलता है तो उसमें मूविंग चार्ज आ जाएगा। तो पहले तो मूविंग चार्ज जब वायर में चलता है तो जो करंट डेवलप होता है उसके बारे में जानेंगे, करंट क्या होता है, रजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। जब करंट के बारे में जान गए तो करंट की वजह से ही क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्ज, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एमईसी आता है। वहाँ पे करंट की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो पढ़ते हैं अपन। ठीक है, वो पढ़ने के बाद में लास्ट में ये जो फर्स्ट बुक है उसका लास्ट टू लास्ट चैप्टर जो आता है वो आता है ईएम रेडिएशंस। ठीक है, जहाँ पे कोई चार्ज जब एक्सेलरेट कर रहा हो तो एक्सेलरेट करने से वो किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डेवलप करता है, वो अपन इस 12th क्लास के फर्स्ट बुक का लास्ट टू लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट बुक पूरी होती है, जिसमें अपन एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं। चार्ज रेस्ट में है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज मूव कर रहा है तो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और अगर मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो वो क्या डेवलप करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डेवलप करेगा। समझ में आई बात? तो ये आपको चीज़ें थोड़ी बहुत बेसिक्स में ध्यान रखनी है, फटाफट इसके क्विक नोट्स आप बना लेंगे। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं ये चार्ज जो है, क्योंकि अब चार्ज के बारे में ही डिस्कशन करना है, चार्ज के बारे में सारी बातें पढ़नी है अपन को, चार्ज की प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है। तो चार्ज आखिर आया कहाँ से, चार्ज का ओरिजिन क्या है, अभी तक हमारी चार्ज की समझ क्या है, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग है चार्ज को लेके, चार्ज के ओरिजिन को लेके। तो हम समझते हैं कि भाई चार्ज का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ चार्ज। चार्ज ये कैसे डेवलप होता है नेचर में, कैसे कोई बॉडी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैसे कोई बॉडी है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम पहले उसको समझते हैं। देखिए कोई भी न्यूट्रल एटम अगर हो, ऐसा एटम जिस पे कोई चार्ज नहीं है, हम एटम के बारे में ये जानते हैं। हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास में पढ़ते हैं तो हमने वहां पे देखा कि एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं ना, न्यूक्लियस में तो होते हैं प्रोटॉन, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और सेंटर में होता है न्यूक्लियस। कोई भी एटम में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हो तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं एनपी से डिनोट करता हूँ, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। न्यूक्लियस में अगर मान लो 10 प्रोटॉन है और बाहर सराउंडिंग में 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे केस में एटम कैसा होगा, न्यूट्रल एटम होगा, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं। अगर मान लो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉनों से, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर वो ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों से, कैसे होंगे, यदि हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लें। प्रोटॉन निकालना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालना और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान काम होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। प्रोटॉन निकालने के लिए तो हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस करवानी पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालना
ये आसान होता है, ये तो थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस लगा के भी इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकाल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन एटम पे जोड़ सकते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकाल लिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएंगे। तो एटम का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो ऐसे केस में उस एटम को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाला एटम बोलते हैं। ऐसा कहते हैं कि उस एटम पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो उस पर चार्ज प्लस का 1 है, दो निकले तो प्लस का 2। जैसे आप सोडियम पढ़ते हो तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो Na पर क्या आ जाता है, +1 चार्ज आ जाता है ना। तो वो Na सोडियम का जो एटम है उस पर +1 चार्ज डेवलप हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकला। ठीक है, तो एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, है ना, तो ऐसे केस में उस एटम का नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो उस पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये चार्ज का ओरिजिन होता है कि किसी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाए तो वो एटम नेगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए तो एटम पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा। समझ में आई बात, ये चार्ज के ओरिजिन का कारण होता है। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। किसी भी इंसान के बारे में भी अगर हमें जानना है कि कोई व्यक्ति कैसा है तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं ना। उसका स्वभाव गुस्सैल है, हंसमुख स्वभाव का है, मजाकिया किस्म का है, तो उस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टीज़ है कि वो किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने मिलके चार्ज के बारे में भी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर किया। ये सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो 12th बोर्ड के हिसाब से बहुत बार क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, चाहे RBSE बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है 2-3 नंबर का, तो ये थोड़ा ध्यान से समझना। चार्ज की प्रॉपर्टीज़, राइट डाउन प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेज, ऐसे कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड में लिख अगर आ जाए तो आपको ये प्रॉपर्टीज एक एक करके लिखनी होगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि चार्ज को ऐड किया जा सकता है। चार्ज में एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है। बहुत सिंपल सी बात है कि 2 कूलाम और 3 कूलाम चार्ज को अगर ऐड करें तो 2 + 3 5 कूलाम आ जाता है। तो चार्ज है, चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव नेचर। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इसका एडिटिव नेचर होता है। चार्ज कैन बी एडेड, चार्ज कैन बी एडेड, चार्ज को जोड़ा जा सकता है। अगर कोई 2 गुलाम है उसको 3 गुलाम में जोड़ेंगे तो 5 गुलाम चार्ज हो जाएगा। कोई 2 गुलाम चार्ज का एक एटम है, उसको 3 गुलाम के साथ में लाएंगे तो वो ऐड होके क्या दे देगा, 5 गुलाम चार्ज दे देगा। तो एडिटिव नेचर होती है चार्ज की, ऐड किया जा सकता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है चार्ज का वो क्या है कि चार्ज कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड यानी कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। इस पूरे ब्रह्मांड का, दुनिया में कहीं पे भी जितना भी चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रॉनों के रूप में, प्रोटॉनों के रूप में, चाहे वो मून पे है, चाहे सन पे है, चाहे अर्थ पे है, चाहे मार्स पे है, एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स वेयर द चार्ज इज, द टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। कोई भी नया चार्ज हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही किसी चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। टोटल चार्ज इस दुनिया का कंजर्व्ड है। तो चार्ज कैन नीदर क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना। चार्ज neither can be created nor can be destroyed। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कैन बी डिस्ट्रॉय। पूरे यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व्ड है। ये एनर्जी के लिए भी लागू होता है। हालांकि चार्ज
का ये जो कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल है, इसमें बहुत सारी अब नई क्वांटम कुछ थ्योरीज आई है, जिसमें चार्ज भी कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन भी कुछ दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, या इलेक्ट्रॉन भी कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, जिनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोला जाता है, उनसे मिलके बना हुआ है। तो ऐसा माना जाता है, परंतु वो हमने हमारे रिसर्च का विषय नहीं है अभी। हमें तो हमारे अभी कॉन्साइज सिलेबस पे काम करना है। तो सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, जिसपे सवाल बहुत बार बोर्ड में देखा गया है, वो है कि चार्ज का जो नेचर है वो क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन नेचर होता है ना। तीसरा प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की नेचर जो है क्वांटो नेचर होती है। ये क्वांटो नेचर होती क्या है, इसको समझना है। क्वांटाइजेशन क्या है, इस वर्ड को समझना है। तो सबसे पहले ये जो क्वांटो वर्ड होता है ना, इसको समझो। क्वांटो जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब है पीस। पीस कौन सा, शांति वाला नहीं, टुकड़े वाला, है ना, जो टुकड़ा होता है वो। क्वांटो शब्द का मतलब ही यही है, टुकड़ा। छोटे से जो छोटा टुकड़ा पॉसिबल होता है, उसे हम क्वांटो कहते हैं। तो इस दुनिया में कोई भी चार्ज कितना भी पाया जाता है, वो छोटे 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 टाइनी टुकड़ों में पाया जाता है। और चार्ज का जो स्मॉलेस्ट टुकड़ा है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है इस दुनिया का। यानी कि कोई भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल चार्ज में होगा। कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज है, तो या तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगा, 6 इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगा, 7 की वजह से होगा। ऐसा नहीं है कि 5.5 इलेक्ट्रॉन है उस पर, 7.5 इलेक्ट्रॉन है। आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे 2 का पाड़ा है, तो 2 के पाड़े में क्या आता है, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे आता है ना। 2 के पाड़े में आपने कभी देखा है ढाई आता है या 5.5 आता है, नहीं आता ना। तो वैसे ही दुनिया का जितना भी चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लायर है। समझ रहे हो बात को। वहां पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन ऑफ चार्ज नहीं है। ऐसा मिलिकन मुरी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में पाया गया था। मिलिकन मुरी ने अपना एक ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट किया, उसमें ये पाया उसने कि जितने भी दुनिया के चार्जेस हैं वो छोटे 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 क्वांटो, यानी सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसके मल्टीप्लायर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो चार्ज एग्जिस्ट इन पीसेस। चार्ज एग्जिस्ट इन small pieces. The smallest charge, the smallest possible charge is charge of electron. The smallest possible charge is charge of electron. इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है इस दुनिया में। उससे छोटा कोई चार्ज नहीं, ऐसा एक्सपेरिमेंटली नहीं पाया गया। ये मैं बात कर रहा हूँ जब चार्ज के बारे में शुरुआत की स्टडीज थी। हालांकि अब तो और भी अलग अलग थ्योरीज डेवलप हो चुकी है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी अप क्वार्क डाउन क्वार्क उनसे मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन भी किसी से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसी थ्योरी जब आती है, लेकिन हम शुरुआती जो डेवलपमेंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जब चार्ज के बारे में चीज़ें जानना हमने शुरू किया था, उस समय की अगर बात करें तो उस समय यही पता चला था कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन नेचर होती है। जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और जितना भी दुनिया में चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लायर होता है, यानी कि एन टाइम्स ई होता है। क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन टाइम्स ई होता है। ठीक है। तो ऑल चार्ज वैल्यूज आर मल्टीपल इंटीजर ऑफ ऑल चार्ज वैल्यूज exist in multiple integer of charge of electron। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसके मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में जितनी भी दुनिया की चार्ज की वैल्यूज है वो एग्जिस्ट करती है। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, माइनस में 1.6 10⁻⁻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 
तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। और जितने भी दुनिया के चार्जेस हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन के, ये इलेक्ट्रॉन का पाड़ा है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई 100 कूलाम है तो 100 कूलाम इलेक्ट्रॉन का पाड़ा जब चल रहा है तो उसका कोई कोई एक टेबल में एक वैल्यू आती है ना पाड़े में, तो वही आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई बॉडी पे 2.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है ना, 5.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, 8.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उसके मल्टीपल इंटीजर में ही होगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से होगा अगर कहीं किसी बॉडी पे चार्ज है तो। समझ में आई बात? तो ये क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। ओके, जैसे एक क्वेश्चन आप कर सकते हो कि फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कोई बॉडी पे 1 गुलाम चार्ज है, तो आप बताओ उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है। मान लो 1 गुलाम माइनस का 1 गुलाम चार्ज है किसी बॉडी पे, तो उस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉनों की वजह से वो 1 गुलाम चार्ज डेवलप हुआ है। या फिर अगर 1 गुलाम चार्ज डेवलप करना है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डेवलप 1 गुलाम चार्ज, टू डेवलप 1 गुलाम चार्ज। अगर हमें 1 गुलाम चार्ज डेवलप करना है, 1 गुलाम चार्ज किसी भी बॉडी पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। फॉर्मूला यही रखना है, क्यू बराबर एन ई। एन निकालना है, क्यू कितना, 1 गुलाम ले लोगे, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा सवाल। 1 गुलाम चार्ज डेवलप करने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे क्यू बराबर एन ई में। ये फॉर्मूला समझ में आया ना भाई? आप दो का पाड़ा होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2, ऐसे एन टाइम्स ऑफ 2 चलता है, तो ई टाइम्स ऑफ एन है। एन यहाँ पे क्या है, इंटीजर। एन यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या, एन यहाँ पे या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, इस तरह से होगा, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, इंटीजर वैल्यू ही यहाँ पे चलने वाली है। तो ये सवाल का आंसर फटाफट निकाल लीजिए, और ये यहाँ तक का थ्योरी भी नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। तो 1 गुलाम चार्ज को डेवलप करने में कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती, क्या आंसर आया, आगे आंसर आया। हम लगाएंगे 1 गुलाम चार्ज है हमारे पास, क्यू की वैल्यू दे दी 1 गुलाम। हमें कितना निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ गुलाम। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में आपको क्यू बराबर एन ई में क्यू की वैल्यू तो 1 रख दिया, एन निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ क्योंकि जो भी एक गुलाम चार्ज डेवलप हुआ है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का एक मिलके ही तो डेवलप हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, 10⁻+19 हो जाता है, बिल्कुल सही। और नीचे रह जाएगा 1.6। ये 1 पॉइंट भी ऊपर दे दें तो हो जाएगा 10⁻20/16। ठीक है, थोड़ा 10 उधार ले लेते हैं उधर से, तो 10 इंटू 10⁻20, या फिर 100 ले लेते हैं, इसको 2 ले लिया मैंने, तो ये 18 हो गया, और नीचे हो गया 16। 100 में 16 का डिवाइड करें, तो 100 में 16 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये हो गया 100/16 इंटू 10⁻18। 100 में 16 का डिवाइड करेंगे तो 16×5 = 80, 16×6 = 96, है ना, 16×6 = 96, 4 बचा 40, 16×2 = 32, 8 जीरो, और 16×5 = 80, 62.5, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, एक गुलाम चार्ज को डेवलप करेंगे। कहीं पे भी दुनिया में एक गुलाम चार्ज है तो वहां पे इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कम नहीं है संख्या, बहुत ज़्यादा है। 10⁻18 को लगाओगे तो 18 जीरो आ जाएंगे, 10⁻18 का ये मतलब है ना। तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए खाली एक गुलाम चार्ज को भी क्रिएट अगर करना है।
तो ये न्यूमेरिकल हो गया यहाँ पे इस पोर्शन में। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। समझ में आया अच्छे से? चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब आखिर क्या है। अब देखो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं चार्ज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज जो होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड। कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। अच्छा, चार्ज की यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं, यूनिट्स ऑफ चार्ज। वैसे तो अभी मैंने आपको बता दिया कि चार्ज की यूनिट क्या है। एक तो होती है कूलाम, कूलाम चार्ज का यूनिट है, इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, है ना। ये तो इसकी एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। तो एसआई एक सिस्टम होता है जिसमें हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को और उसकी यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो तो होता है कूलाम, और एक और दूसरा यूनिट भी होता है, वो होता है कौन सा, ई एस यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है। एक और यूनिट कौन सा होता है, ई एस यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक ई एस यू होता है। एक गुलाम और ईएसयू में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि एक गुलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ईएसयू। दिस इज रिलेशन बिटवीन 1 गुलाम एंड ईएसयू। एक गुलाम और जो ईएसयू है उसमें रिलेशन होता है 1 गुलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू। ओके। तो ये चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो ये है कि इस दुनिया में कहीं पे भी चार्ज अगर एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर मास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मास नहीं है वहाँ पे तो वहाँ पे चार्ज नहीं होगा। कहीं पे भी अगर चार्ज है 2 गुलाम, 4 गुलाम, 10 गुलाम, तो वहाँ पे मास होगा ही होगा। अगर वहाँ पे मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। इसका मतलब क्या कि कहीं पे अगर मास है तो वहाँ पे चार्ज का है या नहीं है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है इस बात का, आपने कोई भी चार्ज देखा है तो आपने एटम्स के ऊपर ही चार्ज केमिस्ट्री में देखा होगा, सोडियम प्लस है, Cl- है, H+ है। तो वहाँ पे उन सभी का मास तो है ही जी, मास है तभी तो चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा तभी तो चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के पास क्या होता है, मास होता है। तो मास होगा चार्ज होने के लिए। लेकिन आपने अगर सुना हो फोटोन, फोटोन के बारे में सुना है, फोटोन क्या होता है, जिससे लाइट लाइट जिस छोटे से छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी हुई है वो क्या होता है, फोटोन। फोटोन के पास मास है पर उसके पास चार्ज नहीं है ना। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे न्यूट्रल एटम की बात नहीं हो रही। न्यूट्रल एटम में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि भाई उस एटम के ऊपर चार्ज है नहीं, एटम में तो चार्ज है, न्यूट्रल एटम में चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कोई चार्ज नहीं है फिर भी वहाँ पे मास है, तो उसका एग्जाम्पल है फोटोन। फोटोन जो है वो बिना बिना चार्ज के भी वहाँ पे उसमें क्या पाया जाता है, मास पाया जाता है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अपन आगे कुलाम्स लॉ पढ़ते हैं कि जितने भी सिमिलर या लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं।
पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। लाइक तो रिपेल करते हैं और अनलाइक क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपके बोर्ड में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज का ओरिजिन हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन किया, फिर हमने पढ़ा चार्ज का ओरिजिन क्या है, उसके बाद में चार्ज की प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज का सेपरेट क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद में आगे और बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे नेक्स्ट जो अपन सीखेंगे वो सीखेंगे कि भाई चार्ज किसी बॉडी पे कैसे डेवलप किया जा सकता है। भाई 1 कूलम 2 कूलम 10 कूलम चार्ज है तो सही, पर वो आया कहाँ से, कैसे आया, कोई आसमान से तो नहीं टपका, कोई ना कोई तरीका होता होगा किसी बॉडी को चार्ज करने का, है ना। तो उसे अपन अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए।